हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग पावर कैलकुलेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि पावर कैलकुलेशन वाले क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे गेट के एग्जामिनेशन में, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बस आपको पता है तो इजी है, नहीं पता है तो टफ है। नेटवर्क में यही सब चलता है। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी प्रॉब्लम्स पे। तो पावर और एनर्जी को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा 80% टाइम जो क्वेश्चन आते हैं पावर कैलकुलेशन से आते हैं, बट 20% टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जहां पर आपको एनर्जी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए 2-3 मिसकंसेप्शन होते हैं, हो सकता है आप में से नहीं हो मिसकंसेप्शन। देखिए क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं एनर्जी प्रॉब्लम, तो एनर्जी का नाम सुनते ही आपके पास 3 फंडामेंटल एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। तो आपको पता है कि सर आपने बताया था इंडक्टर, ठीक है, और एक कैपेसिटर बताया था, कैपेसिटर बताया था, इंडक्टर और कैपेसिटर। इनके ऊपर आपने बताया था कि स्टडी स्टेट पे, याद रखना वर्ड को, स्टडी स्टेट पे, स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टडी स्टेट का मतलब है कि जो टाइम है वो क्या हो जाए आपका, इनफाइनाइट हो जाए। स्टडी स्टेट में बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद, है ना, स्टडी स्टेट। और हम ये बोल सकते हैं स्टडी स्टेट और डीसी, अगर इस पे अप्लाई कर दे हम लोग, डीसी अप्लाई कर दे, डीसी अप्लाई कर दे। डीसी अप्लाई करने का देखिए, स्टडी स्टेट का मतलब तो समझ में आया आपको कि बहुत ही लंबा टाइम, और डीसी अप्लाई होने का मतलब है कि आपका जो करंट अगर इसके अंदर है वो कांस्टेंट बना रहे, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट रहे। टी इक्वल, ये टाइम एक्सिस और ये करंट एक्सिस। तो डीसी नेचर का अगर करंट अप्लाई हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहां पर? स्टडी स्टेट पे, है ना। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि इंडक्टर जल गया, इसका मतलब है कि इसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना इसका कैपेसिटी था उसके हिसाब से इसने पूरी आप एनर्जी स्टोर कर लिए। अब इसमें इसका जो सिग्निफिकेंस, इसका जो रोल है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचा यहां पे। इस वजह से इसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए ये मान सकते हैं कि यहां पर से जितना जो करंट आई आ रहा था उसको अपोज करना बंद कर दिया और उसने बोला कि मेरे ऊपर से निकल जाओ। इसने चेंज इन करंट को अपोज करना बंद कर दिया। अब आप बोलेंगे सर चेंज इन करंट तो शुरू से ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो जस्ट इक्वल टू 0 सेकेंड से ही क्या हुआ, चेंज तो था ही नहीं, सीधा कांस्टेंट जा रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही डीसी देंगे तो स्टडी स्टेट पे हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर आपका शॉर्ट हो गया। अब आप बोलेंगे सर स्टडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके क्या शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं, वो जो स्टडी स्टेट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नाम की तो चीज होती नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत ही लंबा टाइम। तो इस पोजीशन के लिए बहुत ही लंबा टाइम हो सकता है कि 2 सेकेंड भी इसके लिए इनफाइनाइट के बराबर है, क्योंकि अचानक से क्या हुआ, जैसे आपने स्विच क्लोज करेंगे, अभी जब ट्रांजिएंट में भी बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा आपको कि टी इक्वल टू 0 से ये क्या है, कांस्टेंट बना हुआ, कांस्टेंट बना हुआ है। तो इसका इनफाइनाइट हो सकता है 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे ही हम ये बोल सकते हैं कि इसका लंबा ड्यूरेशन हो चुका है। तो वहीं पर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अभी इन सिंपल, बहुत ज्यादा आपके दिमाग को कॉम्प्लेक्स मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ट्रांजिएंट की भी है। सिंपली ये समझिए कि जब भी आप डीसी अप्लाई करते हैं तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एट स्टडी स्टेट और वहां से करंट फ्लो करने लगता है। तो अब आप फॉर्मूला बड़ी आसानी से लिख देते हैं, इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वेयर। और ये जो करंट है आपका, देखिए करंट क्या होता था, करंट मान लीजिए 6 एम्पेयर का करंट है, तो ये कांस्टेंट करंट है। ये करंट क्या है आपका, कांस्टेंट, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से एनर्जी भी क्या है आपका, स्टडी स्टेट पे हाफ एल आई स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला हर जगह आग बंद करके नहीं लगाना है। जब स्टडी स्टेट या डीसी का कुछ ऐसा आई है जहां पे फिक्स कांस्टेंट करंट है, वहीं पर हम हाफ एल आई स्क्वेयर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट क्या है आपका, कांस्टेंट है। बट अगर टाइम वेरी होगा तो फिर करंट भी आपका क्या होगा, वेरी होगा, और उसके हिसाब से फिर एनर्जी निकलेगी। सिमिलर केस हमारा क्या है, सिमिलर केस कैपेसिटर के साथ भी होता है। कैपेसिटर में वही स्टडी स्टेट और डीसी अप्लाई करेंगे। अगर डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है। और यहां वोल्टेज वीसी, तो हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर दैट इज एनर्जी। तो यहां पर वोल्टेज आपका फिक्स है ना, ओपन सर्किट है तो यहाँ पे एक वोल्टेज फिक्स है, तो एनर्जी भी यहाँ पे फिक्स आ जाए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज और यहाँ पे कांस्टेंट करंट है। बट अगर वेरी करेगा, अगर ये टाइम के साथ वेरी हुआ तो आपका एनर्जी भी वेरी करेगा, करंट वेरी हुआ तो एनर्जी भी वेरी करेगी। आई बात समझ में? तो ये एक छोटी सी चीज है, तो आप सबको पता होती है कि हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर उठा के लगा देते हो। बट कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के हो जाए, ये कांस्टेंट नहीं दे के कुछ अलग नेचर अगर दे दे,
तब वहां पर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत दमदार क्वेश्चन है। फिगर शोज द वेवफॉर्म ऑफ द करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर। देखिए इंडक्टर से करंट पास कर रहा है, अब देखिए अलग है ना, कांस्टेंट 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में तो कांस्टेंट है, बट 0 से लगा के 2 सेकंड में क्या है, चेंज हो रहा है। हर एक टाइम पर क्या हो रहा है, आपका करंट चेंज हो रहा है। तो अब मुंह उठा के हम डायरेक्टली हाफ एल आई स्क्वायर वगैरह नहीं कर सकते है ना। चलिए अब क्या बोला है, पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम एंड इंडक्टेंस 2 हेनरी। अब देखिए लैंग्वेज आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर, इंडक्टर से करंट पास कर रहा है और उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम और इंडक्टेंस 2 हेनरी। इसका मतलब ये क्या है, आइडियल इंडक्टर नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंडक्टर है। और प्रैक्टिकल इंडक्टर का मतलब है, ये देखिए प्रैक्टिकल इंडक्टर का मतलब है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। याद है ना, आइडियल प्रैक्टिकल के सिंबल बताए थे, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ये आपका प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है। तो ये पूरे को इंडक्टर बोलेंगे हम लोग, इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक इंडक्टर। ये पूरा एक इंडक्टर है जिसमें ये प्रैक्टिकल इंडक्टर का सिंबल है, याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। तो इंडक्टेंस के साथ में उसमें स्मॉल क्वांटिटी का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और कौन कौन से है स्मॉल क्वांटिटी का रेजिस्टेंस, अगर देखें तो ये आपका 1 ओम है और ये कितना है आपका 2 हेनरी, ये है आपका 2 हेनरी, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। यहां पूछा आपसे द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड इज, फर्स्ट 0 से लगा के, फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब क्या है, 0 से लगा के 4 सेकंड के बीच में आपको एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पूछा है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, डायरेक्टली वो किससे बात करते हैं, इंडक्टर से, और हाफ एल आई स्क्वायर लगा के आगे बढ़ जाते हैं और आंसर कोशिश करते हैं इसमें लगाने का, बट ऐसा नहीं करना है। और वो करंट को भी 6 एम्पीयर ले लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे सिंपली सिर्फ इंडक्टर होता और 6 एम्पीयर का करंट कांस्टेंट 6 एम्पीयर होता तो हाफ एल आई स्क्वायर लगा देते, बट यहाँ पे क्या है, एक तो आइडियल इंडक्टर है नहीं, प्रैक्टिकल इंडक्टर है, साथ में आपका जो वेवफॉर्म का जो शेप है वो टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, 2 से लगा के 4 सेकंड में जरूर इंडिपेंडेंट है, बट 0 से लगाकर 2 सेकंड में टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब करंट टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करें, अब हमें पता है कि इन दोनों में एनर्जी क्या होगी, जाएगी, है ना, दोनों में आपकी एनर्जी जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि ये इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी जाएगा तो सिंबल मैंने WR कर दिया, और इसके अंदर एनर्जी जाएगी तो मैंने क्या कर दिया, WL कर दिया। तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन अगर लिखूं मैं टोटल, तो ये क्या होगा, टोटल WR प्लस टोटल L, मतलब टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अंदर जाने वाला एनर्जी और इंडक्टर के अंदर जाने वाला एनर्जी, ठीक है। और अलग अलग दोनों के एनर्जी, रेजिस्टेंस में एनर्जी का फॉर्मूला और इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि मैं बेसिक्स में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 से 4 सेकंड, तो सबसे पहले आप करंट दो अलग अलग है, 0 से 2 में अलग करंट का नेचर है और 2 से लगाकर 4 में अलग है। तो करंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो करंट का एक्सप्रेशन में लिखूं अगर कि आई ऑफ टी, ठीक है, करंट, तो क्या आ जाएगा। अब 0 से 2 सेकंड में इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं। जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हम क्या लिखते हैं, y इजिकल टू mx, इंटरसेप्ट नहीं आता है, y इजिकल टू mx प्लस c लिखते हैं ना लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का, बट इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो y इजिकल टू mx, तो m का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब है कि आपका y डिवाइडेड बाई x, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप पॉइंट फॉर्म करके स्लोप निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, 6/2 कितना हो गया, 3 इंटू टी। तो करंट 0 से लगाकर 2 सेकेंड में, 0 से लगाकर 2 सेकेंड में आपका कितना हो जाएगा, 0 से लगाकर 2 सेकेंड में 3t हो जाएगा। और 2 से लगाकर 4 सेकेंड में 6 एम्पेयर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो 6 एम्पेयर कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, ये आपका 2 से लगाकर 4 तक। वैसे तो आगे भी है बट हमें 4 तक ही काम है, 2 से लगाकर 4 तक 6 एम्पेयर फिक्स्ड है। तो दो करंट के नेचर है, मतलब 0 से लगाकर 2 सेकेंड तक आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है करंट, और 2 से लगाकर 4 के अंदर वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। मजा आया। चलिए तो अब हमें 2 से लगाकर 4 तक निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल जो एनर्जी है आपका, चलो इस साइड में कर देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू WR। WR का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी लिखना है तो ये हो जाएगा आपका
पी ऑफ टी इंटू टाइम इंटू डी टी, या ऐसा करते हैं, नॉट टाइम, डायरेक्ट डी टी हो जाएगा ना, पी ऑफ टी इंटू डी टी, तो दैट इज एनर्जी। और कहाँ से, 0 से लगाकर 4 तक। सिमिलरली यहां पर 0 से लगाकर 4 तक पी ऑफ टी इंडक्टर के अंदर का पावर है ना, इंडक्टर के पी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं उधर कर देता हूं, इसको इस साइड में ले जाता, थोड़ा सा जूम आउट कर देता ताकि आपके करंट का एक्सप्रेशन, एक काम करता हूं, करंट के एक्सप्रेशन को उठा के यहां पे ले आते हैं, नहीं पूरा उठ जाएगा, रहने देते हैं। चलो अब देखिएगा यहां पर थोड़ा कलर बदल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर 0 से 4 में आप देखेंगे पावर दोनों के दोनों, तो WT इक्वल टू ये टोटल हमारा, तो 0 से 4, तो 0 से 4 अब एक करंट तो है नहीं, अलग अलग है, तो दोनों को स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। दोनों को स्प्लिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से लगाकर 2 में कितना है, पावर क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वेयर इंटू आर, आई स्क्वेयर आर, रेजिस्टेंस में पावर कैसे लिखेंगे, आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी। ठीक है, और देखिए मैं पावर की जगह क्या लिख सकता हूं, पावर की जगह देखो यार, थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में जा रहा हूं, ऑलरेडी आपका एक क्रैश कोर्स है, इस वजह से बहुत लंबा मेरे जाने का मूड नहीं है। देखिए इस पावर को क्या लिखूंगा मैं, आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी ऐसा लिखूंगा, और इस वाले पावर को क्या लिखूंगा, वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज क्या हो जाएगा इंडक्टर में, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इंटू करंट इंटू डी टी, है ना, इंटीग्रेशन के साथ में, इंटीग्रेशन के साथ में आप चाहो तो इंटीग्रेशन भी लगा लीजिए, इंटीग्रेशन भी लगा लीजिए, प्लस दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 4। अब करंट अलग अलग है, इस वजह से मैं अलग अलग स्प्लिट कर देता हूं, है ना, अलग अलग स्प्लिट कर देता हूं, तो क्या क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका WT इक्वल टू 0 से लगाकर 2, करंट कितना है 3T, तो 3T का क्या हो जाएगा स्क्वेयर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 लिखने की, चलो लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, इंटू dt, प्लस 2 से लगाकर 4 में करंट कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वेयर इंटू R 1 इंटू dt। ठीक है, प्लस ये हो गया रेजिस्टेंस का काम। अब इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर की बात करेंगे तो 0 से 2 में देखिएगा, 0 से 2 में इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी, तो 2 बाहर ले लेता हूं मैं, 2 बाहर ले लेता हूं, डी आई बाई डी टी करंट, तो डिफरेंशिएशन 3T रख देंगे, 3T का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इंटू 3, और करंट है तो ये कितना हो जाएगा इंटू 3T इंटू डी टी। समझ में आया, इंडक्टेंस रखा, करंट का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, 3T का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और करंट का वैल्यू 3T रखा 0 से 2 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा उधर खींच के और लाना पड़ेगा मुझे, ताकि एक इक्वेशन और आ सके, प्लस जी 2 से लगाकर 4 में, इंडक्टेंस कितना है 2, करंट कितना है, देखिए अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां पर आई ऑफ टी कितना है 0 से 2 में 6 है, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी पूरी टर्म हट जाएगी, और यहां पर हम क्या बोल देंगे 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी स्टोर हो रहा है इंडक्टर के अंदर, वो कहां से कहां तक हो रहा है, सिंपली आपका 0 से लगाकर 2 तक, उसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अचीव हो गया, 6 एम्पेयर का एक कांस्टेंट अचीव हो गया, कांस्टेंट जा रहा है उस, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 से लगाकर 4 में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको सॉल्व करने के बाद अब तो आप इतना कर लोगे, WT इक्वल टू यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी क्यूब, तो ये बोल सकते हैं हम लोग 3T³ डिवाइडेड बाय 3, और 0 से लगाकर 2, प्लस यहाँ पर 36 और कितना हो जाएगा T, तो 4 - 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 9 9 2 36 नहीं 9 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा T²/2। ठीक है, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन आपको कर देना है, और उधर की साइड में आ जाएगा 0। तब यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 8 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 की जगह, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी तो होगा, तो ये रहेगा आपका 9 ना, 3 का स्क्वायर फिर T का स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंशिएशन 3
और यहां से क्या हो जाएगा 3 से 3 और ये हो जाएगा 8, 8 आता है 24, 24 प्लस 36 दूना 72 प्लस ये हो जाएगा आपका ये तकरीबन 4 और 2 18 36। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 132 जूल, 132 जूल। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए दोनों जो आपके ये है 24 और 72 ये किसकी वजह से है? ये आपके रेजिस्टेंस की वजह से है। और ये किसकी वजह से है? ये आपके इंडक्टर की वजह से। 36 जूल किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो आपका प्रैक्टिकल इंडक्टर था उसमें जो इंडक्टेंस था उसकी वजह से आपका क्या आया 36 जूल, और जो रेजिस्टेंस था उसकी वजह से 24 प्लस 72 आया। तो टोटल क्या हो गया आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन 0 से लगाकर 4 सेकेंड तक 132 जूल हो गया। मजा आया इस क्वेश्चन में? बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी इससे। ठीक है, तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको क्या करूंगा, ध्यान से देखिए आपको इंडक्टर, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना आपको। सबसे पहले तो जब भी आपको करंट वेरिएबल हो टाइम के साथ में, तो इस तरीके से आपको जो भी फंक्शन हो, जितना भी वेरिएशन हो, आपको करंट का वैल्यू लिखना है और ये प्रोसीजर वाइज आपको जाना है। अब आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन द इंडक्टर, ये पूरा प्रैक्टिकल इंडक्टर अप टू इनफाइनाइट सेकेंड, ऐसा बोल देता कि अप टू इनफाइनाइट सेकेंड कितना होता। तो इनफाइनाइट सेकेंड देखिए, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर की क्या है 0 से 2, 0 से लगाकर 2 तक ही वो क्या कर रहा है एनर्जी को स्टोर कर रहा है। उसके बाद वो 36 बना हुआ, उसके बाद चाहे मैं 2 से 4 करूं या 2 से लगा के 4 करूं, 8 करूं या इनफाइनाइट करूं, हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा करंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसका मतलब है कि जहां पर करंट चेंज होगा, जब करंट चेंज हो रहा है चेंजिंग पोजीशन पे ही, जब तक वो स्टडी स्टेट पे नहीं चले जाए, तो स्टडी स्टेट कहां अचीव हो गया 6 पे आके क्या हो गया स्टडी स्टेट करंट अचीव हो गया, है ना। देखिए 6 एम्पेयर क्या है इंडक्टर के लिए, इस इंडक्टर के लिए जो 6 एम्पेयर है ये स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है ना। इसके बाद वेरी हो रहा है क्या? नहीं वेरी हो रहा, 6 पे आके रुक गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी लिखना हो तो हाफ LI स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मैं अगर इसको मैं सिंपली फॉर्म में करूं, हाफ L कितना है 2, I स्क्वायर कितना 36 स्क्वायर, 2 से 2 गया तो कितना आ गया 36 जूल आ गया। देखिए ये इक्वेशन भी हमें क्या कर रहा है, वही आंसर लाके दे रहा है इंडक्टर के अंदर 36 जूल। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या था कि देखिए जो पिछली बार मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब है कि वो स्टडी स्टेट अचीव हो जाए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं 2 सेकंड पे ही क्या हो गया उसका स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है, वो 6 एम्पेयर पे क्या हो गया है स्टिक हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आपका हमेशा क्या रहेगा एनर्जी 36 ही रहेगा, चाहे वो इनफाइनाइट तक हो इंडक्टर के अंदर। बट ये रेजिस्टेंस के अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस को प्लस करके प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करूं, मतलब यहां पर नॉर्मल इंडक्टर का मतलब क्या है प्रैक्टिकल इंडक्टर ही है, इन्होंने ये माना है। ठीक है, तो अगर मैं उसकी एनर्जी की इनफाइनाइट तक बात करूं तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 0 से 4, तो 0 से लगाकर इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होता वो स्टोर करते जाता। आई बात समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां पर आपसे इनफाइनाइट टाइम का पूछा जाता, सेम पूरा प्रैक्टिकल इंडक्टर और इनफाइनाइट टाइम का पूछा जाता, तो आपकी एनर्जी क्या होती इनफाइनाइट होती। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी को कर सकता है, एनर्जी लिख सकते हैं। उस रेजिस्टेंस का जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं। बस इंडक्टेंस में जहां तक वेरिएशन है करंट का वहीं तक ही हम लोग लिख सकते हैं, जहां तक स्टडी स्टेट अचीव हो जाए वहां तक ही एनर्जी लिखते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछते कि बताइए इनफाइनाइट तक ये पर्टिकुलर सिर्फ ये अकेला इंडक्टेंस जो है, अकेला इंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट तक कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो आप बोलेंगे सिर्फ 36 ही रह जाएगी। इनफाइनाइट तक हमेशा क्या रहेगी 36 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 से 2 सेकेंड में ही क्या है चेंज इन करंट और स्टडी स्टेट अचीव हो गया 2 सेकेंड पे। उसके बाद आप इनफाइनाइट लिखे, टू इनफाइनाइट लिखे, कुछ भी लिखे, हमेशा एनर्जी स्टोर जो इंडक्टर के अंदर है वो 36 ही रहेगा। भाई बात समझिए, सिर्फ ये इंडक्टेंस, प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस पर्टिकुलर में बोल सकता हूं, पहला क्वेश्चन तो अपना क्लियर हो गया कि पूरे इंडक्टर में जो कि प्रैक्टिकल इंडक्टर है उसमें आपका 4 सेकेंड तक कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है 132 जूल, है ना। एब्जॉर्ब, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से स्टोर नहीं बोलते, एब्जॉर्ब बोलते हैं 132। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर इंडक्टेंस में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है अप टू 4 सेकेंड, तो आप क्या बोलेंगे 36 जूल। हो गए 2 क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर कोई बोलता है
कि बताइए अप टू इनफाइनाइट है ना, 4 सेकंड के दोनों खत्म हो गए, पूरे इंडक्टर के भी हो गए और पर्टिकुलर आपके रजिस्टर। अच्छा कोई पूछता है पर्टिकुलर सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर कितना एनर्जी है, तो 24 + 72 कर देते हम लोग, 24 + 72 कर देते 4 सेकंड तक। 4 सेकंड का क्लियर हो गया आपको, टोटल का भी क्लियर हो गया 132, और रेजिस्टेंस का पूछते तो कितना हो जाता प्लस, और सिर्फ इंडक्टेंस का पूछते तो कितना हो जाता 36। अब इनफाइनाइट की तरफ चलते। अगर आपसे बोलते कि इनफाइनाइट तक ये पूरा का पूरा इंडक्टर कितना करता, तो आपको पता है ये इंडक्टेंस तो अपना लिमिटेशन है इसका, बट ये रेजिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ओवरऑल क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं ओवरऑल इनफाइनाइट जूल। बट अगर आपसे पूछा जाता कि सिंपली आपका जो अंदर का इंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट तक कितना है, तो आप बोलते इनफाइनाइट तक तो जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट 0 से 2 तक जहां तक करंट वेरी है वहीं तक ही रहेगा, 36 ही रहता, चाहे इनफाइनाइट का पूछ ले, सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडक्टेंस में, है ना। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलता कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर अप टू 4 सेकंड, तो आपका आंसर क्या होता, अप टू 4 सेकंड तक, तो अप टू 4 सेकंड तक 36 जूल रहता, है ना। इसका आंसर क्या होता 36 जूल 4 सेकंड तक। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टोर, सिर्फ इंडक्टर की बात हो रही है, सिर्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ, सॉरी इंडक्टर की जगह इंडक्टेंस कर लेना, उस पर्टिकुलर इंडक्टेंस की बात हो रही है ना। तो स्टोर फॉर्म लिखते, क्या लिखते हैं, स्टोर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन इंडक्टर अप टू इनफाइनाइट सेकेंड, अप टू इंडक्टर, तो ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी, है ना। यहाँ पे इंडक्टेंस कर लेना, इंडक्टेंस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इंडक्टर और इंडक्टेंस। वैसे क्या है, मैंने जब ये थ्योरी क्वेश्चन जो मेरा नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर से, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करवाया, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल इंडक्टर लिख दिया। तो नॉर्मल इंडक्टर का मतलब समझ गए, प्रैक्टिकल का मतलब रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, ऐसा कर लिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन के गिवन था उसमें कहीं भी आपको सिंपल इंडक्टर से ही सिंबलाइज किया है। चलिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन इंडक्टर अप टू इनफाइनाइट सेकेंड, तो जो इंडक्टेंस है वो तो 36 ही रहेगा, बट रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट जूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, है ना, यहां पे भी इंडक्टेंस कर लेना है, इंडक्टेंस, ठीक है, वो इंडक्टेंस की बात हो रही है, इसको हटा देते हैं, यहां पे भी हटा देते हैं, इंडक्टेंस लिखना है ना। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस अप टू इनफाइनाइट सेकेंड, तो सिर्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है इस पूरे इंडक्टर में, ये पूरे इंडक्टर में सिर्फ ये इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर सिर्फ 36 जूल ही रहेगा, सिर्फ 36 जूल रहेगा, क्योंकि हमारे 2 सेकंड पे ही क्या हो चुका है, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, 6 एम्पीयर एक कांस्टेंट करंट बना हुआ, उसके बाद आप इनफाइनाइट 4 का पूछे, इनफाइनाइट का पूछे, 8 का पूछे, सब पे क्या रहेगा 36 ही रहेगा। तो मजा आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी आपका करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी हो जाता है तो एनर्जी निकालने में काफी दिक्कतें महसूस करते हैं। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। जब भी रेजिस्टेंस जुड़ जाता है किसी चीज में, इंडक्टर्स के जो इंडक्टेंस है ना, ये इंडक्टेंस देखिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इंडक्टर में रेजिस्टेंस तो रहेगा स्मॉल क्वांटिटी में, है ना, तो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वर्ड आ जाता है। अगर सिर्फ आइडियल इंडक्टेंस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की बात करेंगे। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछे भी है तो जहां पर सिर्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड, है ना, तो आपका क्या आ रहा है, स्टोर्ड आ रहा है, और जब इंडक्टर की बात हो रही है मतलब प्रैक्टिकल इंडक्टर ही है तो एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस है तो यहाँ पे स्टोरेज वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजा आया सब कुछ। आपको हाफ एल आई इसको डायरेक्टली रटना नहीं है, डायरेक्ट हर जगह नहीं लगा देना है, सोच समझ के लगाने का है। तो एट दिस नोट ये लेक्चर आपका फिनिश होता है एनर्जी कैलकुलेशन वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, सिंगुलरिटी फंक्शंस। तो कुछ क्वेश्चन सिंगुलरिटी फंक्शन के ऊपर भी करेंगे जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।